हेलो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू लर्न विद मी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेड 8 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ये आपकी हनी ड्यू बुक से लिया गया है। तो हम इसका साथ में बिफोर यू रीड सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम सारी लाइंस को लाइन बाय लाइन इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसका हिंदी अनुवाद साथ साथ में जानते चले जाएंगे। आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी बुक को ओपन करके बैठें और जो भी आइडियाज या फिर जो भी वर्ड्स आपके लिए समझने मुश्किल हैं, आप उनको अपनी बुक में नोट डाउन करते चले जाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड सेक्शन से। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यहाँ पर हमें कुछ झल झलक हमें दिखाई गई है। पिक्टोरियली है, जो पिक्चर के जरिए हमें एक पिक्चर बुक जिस तरह की होती है, पिक्चर्स के जरिए हमें इन्होंने हमारे कंट्री की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताने की कोशिश की है, जो कि 1757 से 1857 तक है, यानी 100 इयर्स का जो गैप है। ये इस इन 100 इयर्स में कंट्री में क्या क्या हुआ उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event as the First War of Independence in 1857। तो ये जो भी सारी आपके सामने अभी पिक्चर्स आएंगी और उसके अंदर कुछ स्पीच बबल्स भी होंगे, यानी कि पिक्चर्स में कौन क्या बात कर रहा है या उन पिक्चर्स से रिलेटेड हमें क्या बताने की कोशिश की गई है, उन्हें जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कैसी कौन सी ऐसी कंडीशंस रही थी जिससे जो 1857 का जो विद्रोह है, जो क्रांति है, वो अमल में आई थी उस वक्त में। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन, कौन से ऐसे इवेंट्स उससे पहले रहे थे उन 100 सालों में, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति जो है वो हुई थी, और क्यों इसका हमारी कंट्री के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, और इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा जाता है। हम सब जानते हैं हमें आजादी तो कहीं जाके 1947 में मिली, तो 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा जाता है, वो सब हम इन पिक्चर्स को देखते हुए और इसके अंदर जो स्पीच बबल्स हैं उनको देखते हुए जानेंगे। चलिए हम साथ में मिलकर इसे पढ़ना शुरू करते हैं। द मार्टियर्स। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है जिसकी ये पिक्चर आपको दिखाई गई है। एक लेडी है जो माइक के सामने खड़ी है, एक पेपर लिया है उन्होंने हाथ में। उनका स्पीच बबल जो दिखाया गया है वो कहता है, ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। ठीक है। तो आ, और साथ में हमें दिख रहे हैं कुछ नेता बैठे हुए। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन हो रहा है उसमें ये जो साहिबा खड़ी हैं वो हैं लता मंगेशकर साहिबा। उन्हें हाथ में लिरिक्स लिए हैं और वो गाना गा रही हैं, कौन सा, जिसको इंग्लिश अनुवाद जिसका यहाँ लिखा हुआ है कि ओ माय कंट्रीमैन लेट योर आईज फिल विद टीयर्स। तो वो एक्चुअली गा रही हैं, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कितना फेमस ये गाना है। और कहा जाता है जब इन्होंने पहली बार ये गाया था तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी आंखें भी नम हो गई थी। तो ये एक दृश्य हमें दिखाया गया है। सबसे पहले चलिए नंबर 2 हम पिक्चर को देखते हैं। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 to 1849। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India। अब क्या है, 18th century इंडिया में क्या हुआ के पास बहुत ही जो ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटिश हुकूमत के, तो उन लोगों के पास जो वेपन्स हैं यानी जो हथियार थे वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के थे, यानी बहुत उम्दा क्वालिटी के थे, हाई क्वालिटी के थे। तो वो धीरे धीरे अपना जो था वो कंपनी अपने आप को बहुत फैलाती चली जा रही थी 18 सेंचुरी में इंडिया में। तो आपको एक मैप दिखाया गया है 1765 में इंडिया में क्या हालात थे। तो ये जो येलो कलर से आपको दिखाया है वो इंडिया के प्रिंसेस की जगह है, और जो उसमें एक पिंक एरिया है, यानी कि देखो आप कितना छोटा एरिया है, वो ब्रिटिश की टेरिटरी थी। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड दैट अपस्टार्ट राजा बा call the merchants English merchants, they will help me to defeat him। अब
ये इन्होंने दिखाया गया है कि जो इंडिया के प्रिंसेस थे, इंडिया के जो उस टाइम पे राजा वगैरह हुआ करते थे, अलग अलग रियासतों में प्रिंस हुआ करते थे उस वक्त में, तो वो कह रहे हैं बड़े शॉर्ट साइटेड थे, यानी कि दूरदर्शी नहीं थे, आगे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो नहीं सोचते थे, है ना। जो अभी के फैसले हमारे आगे के आने वाले जो हमारे मुस्तकबिल है, यानी हमारे फ्यूचर को किस तरह से वो इम्पैक्ट करते हैं, किस तरह से हमारी आगे आने वाली जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, वो ये सब चीजें नहीं समझते हैं। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। अभी राजा आपस में आ, लड़ाई करते रहते थे, किससे मिलके लड़ाई करते थे, आपस में एक दूसरे से। राजा इंग्लिश के लोगों को बुला बुला के उनके साथ मिलके अपने ही लोगों के दूसरे राजाओं के खिलाफ लड़ाई करते रहते थे। तो ऐसी ही चीजें जब लड़ाइयाँ चलती रहती थी, तो इसीलिए कांस्टेंट फाइट्स की वजह से इंडिया में पीस नहीं रहता था। चलिए अगली पिक्चर की तरफ नजर डालते हैं हम। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. अभी जो राइवलरी हुई, यानी कि राइवलरी यानी इन दोनों की जो आपस में लड़ाइयां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस चीज का फायदा उठाया। तो इंडियन प्रिंसेस की आपस में लड़ाई चल रही है कि हम इसकी रियासत को हथिया लें, हम इससे लड़ाई कर लें, किसी और मुद्दों पर लड़ाइयां उनकी हो रही हैं। तो इनकी लड़ाइयों की वजह से क्या होता था कि ये जो ब्रिटेन के लोग हैं और इनकी कंपनी जो है, उनकी ताकतें बढ़ती चली गई और इंडियंस को इन्होंने पूरी तरह से दबा दिया। द फार सीइंग रूलर लाइक ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर fought the British till he died fighting। लेकिन जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो टीपू सुल्तान की एक तस्वीर आपको दी गई है, ये एक फार सीन थे। जैसे कि ऊपर बात की गई कि शॉर्ट साइटेड थे, यानी कि दूरदर्शी नहीं थे, बहुत कम सोचते थे राजा उस वक्त के कि आगे चल के इन फैसलों से क्या होगा। टीपू सुल्तान आगे की बात सोचते थे, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तब तक लड़ाई की जब तक उन्होंने आखिरी सांस नहीं ले ली, जब तक वो वीर गति को प्राप्त नहीं हो गए और इस दुनिया से चले नहीं गए। Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. How did Indians react to this conquest? लेकिन इंडियन लोग इन कॉन्क्वेस्ट में कैसे रिएक्शन देते थे अपना, उसकी बात करेंगे। जो लड़ाइयां हो रही हैं और ब्रिटिश हुकूमत के सपोर्ट से भी हो रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो लड़ाइयां हो रही हैं, तो कुछ लोग एक्चुअली ये सोचते थे कि वाह, अब तो हमारी कंट्री में कितनी पीस है, कितनी सुख शांति है, अब तो हमारे यहाँ लड़ाइयां नहीं हो रही, अब तो हमारे यहाँ लूट नहीं हो रही, अब तो ठग लोग हमें नहीं ठग रहे हैं। इट इज गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। कुछ लोग तो उन्हें भगवान मानते थे, हाँ बिल्कुल भगवान ने इन ब्रिटेन के लोगों को हमारे ऊपर भेजा है। और डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, जो हमारी किस्मत है अब तो वो इनसे जुड़ चुकी है, और अच्छा हुआ ये हमारी कंट्री में आ गए कि हमारी कंट्री में इतनी सुख शांति आ गई। द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। दूसरी तरफ कुछ लोग फर्मा बरदार हैं उनके, कुछ लोग उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें राइट में दिखाया गया, उनको समझ में आ रहा है कि जो व्हाइट मैन है उन्होंने मार दिया हमारे किंग्स को, हमारे ही किंग्स को उन्होंने डिथ्रोन कर दिया, यानी थ्रोन से हटा दिया, गद्दियों से हटा दिया, हमारे अपने देश में आके हमारे किंग्स को इन्होंने गद्दियों से हटा दिया। तो ये तो सही बात नहीं है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कह रहे हैं चलो हर किंग तो अच्छा नहीं होता है, कुछ किंग मान लिया कि अच्छे नहीं भी थे, लेकिन चलो कम से कम वो हमारे अपने तो थे, हमारे देश के तो थे। तो फिर भी जो उनके खिलाफ इतनी हिंसा हुई या उन्हें गद्दियों से हटाया गया, ये तो फेयर बात नहीं है। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब तो हम क्या बन गए हैं, अब तो हम गुलाम बन गए हैं, किसके, दूसरी फॉरेनर लोगों के हम गुलाम बन गए हैं अब, है ना। दूसरे देशों के लोग आके हम पर राज कर रहे हैं, तो ये तो बात ठीक नहीं है। कुछ तो लोगों के बड़े मिक्स रिएक्शन थे, कुछ लोग थे, कुछ पार्टीज थी जो बिल्कुल सत्ता पक्ष में थी, जो बिल्कुल अः जो ये अंग्रेज थे उनको अपना खुदा समझने लगे थे, कह रहे हैं कि गॉड ने इनको भेजा है और हमारी किस्मत इनसे जुड़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ क्या थे कि वो समझते थे कि हम अब उनके स्लेव बन चुके हैं। तो दोनों तरह के लोग उस वक्त मौजूद थे और ग्रुप्स में बटे हुए थे। तो चलिए थर्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की तरफ अब हम नजर डालेंगे। रिलीजियस लीडर्स preached ideas like untouchability and child marriage। तो रिलीजियस लीडर्स क्या थे उस वक्त में, जो धार्मिक गुरुज होते थे, वो क्या करते थे, कैसे कैसे आइडिया सिखाते थे सभी को। अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत होनी चाहिए कास्ट के बेस पर, है ना। जो कास्ट यानी कि जाति के आधार पर कुछ लोगों को अछूत मानो। और चाइल्ड मैरिज,
है ना, बचपन में बाल विवाह कर देना चाहिए, ऐसे आइडियाज को वो बहुत ज्यादा स्प्रेड करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। उस टाइम पे ये भी कहते थे कि अगर कोई सी को क्रॉस करके चला गया, यानी समुद्र को क्रॉस करके कोई दूसरी जगह पर चला गया, तो उसका जो है वो धर्म भंग हो जाएगा, उसके पास कोई धर्म नहीं रहा, ये सब सिखाते थे वो। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। और औरतों के खिलाफ इस तरह का माहौल फैलाया हुआ था कि जो भी दुनिया में दुख दर्द हैं वो सब औरतों की वजह से हैं, जिसकी वजह से औरतों पर अत्याचार होते थे। चलिए अगली पिक्चर्स। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. ठीक है, पर सच्चाई तो यह है कि इन सब चीजों की वजह से जो इंडियंस की है वो सेल्फ रिस्पेक्ट जाती चली गई। और ब्रिटिश लोग जो थे वो उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, ये क्या क्या मानते हैं और किस किस चीज में ये लोग यकीन करते हैं। द नेटिव्स आर वर्दी अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। तो ये कहते थे कि जो नेटिव्स हैं, जो इंडियंस हैं यहाँ के, है ना, इंडिया के निवासी जो हैं वो यकीन के काबिल नहीं है, वो ट्रस्ट के काबिल बिल्कुल नहीं है, और ये बिल्कुल ऑनेस्ट लोग नहीं है, ईमानदार लोग नहीं है, वो ऐसा समझते थे। ट्रू योर ऑनर, बट आई एम ऑनेस्ट। तो कुछ कुछ लोग जो उनसे जा मिलते थे कहते थे सही बात है, मेरे लोग जो है, हमारे देश के लोग बिल्कुल भी यकीन के काबिल नहीं है, बिल्कुल ट्रस्ट के काबिल नहीं है, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, ऐसे कर करके कुछ लोग उनसे मिल जाते थे, है ना। तो ये भी एक बड़ी परेशानी का विषय है। Being merchants, the British wanted quick profits. The heavy taxes forced farmers to abandon their fields. अब क्या है, मर्चेंट हैं क्योंकि वो व्यापारी थे, तो वो चाहते थे हमें बड़ी जल्दी जल्दी प्रॉफिट होता रहे, क्विक प्रॉफिट मिले, तो जो उनको मिलते भी थे वो ऐसे ऐसे काम करते थे। उनको बड़े हैवी टैक्सेस देने पड़ते थे, किनको, हमारे देश के लोगों को, जो हमारे फार्मर्स थे। अभी भी इंडिया में बहुत ज्यादा लोग खेती बाड़ी में इन्वॉल्व हैं, तब और भी ज्यादा लोग खेती बाड़ी में इन्वॉल्व थे। तो उनसे जो उनके लैंड पर जो भी वो खेती करते थे अपने खेतों में, तो उनसे बहुत ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करते थे ब्रिटिश जो थे वो लोग। और इसकी वजह से जब अब वो अपना टैक्स दे ही नहीं पाते थे, इतना ज्यादा टैक्स वो लगा देते थे जितना उनके पास आ भी नहीं पाती थी आमदनी, तो वो अपने लैंड्स को छोड़ते चले गए। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, है ना, एक किसान कह रहा है कि तुम्हारे आदमी मेरी सारी की सारी क्रॉप ले लेते हैं, जितनी भी उपज होती है तुम सारा ही ले लेते हो टैक्स के रूप में, वो क्या करेगा, वो क्या खाएगा। यू आर स्टिल इन एरियस, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तो कह रहे हाँ, तो इतना भी लिया है तो क्या, तुम तो अभी भी कर्जे के अंदर ही हो। ब्रिटेन के ब्रिटिश ऑफिसर ऐसा कह रहा है किसान से, तुम अभी भी कर्जे में हो, और अगर तुमने नहीं दिया ये कर्जा तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। वो फिर और भी कुछ ना कुछ हथकंडे ऐसे अपनाते रहते थे जिससे उन्हें और प्रॉफिट मिलता रहे। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इंपोर्ट ड्यूटी व्हेन बॉट इनटू इंडिया। देखो, जब कहीं दूसरे देश से हमारे देश में कोई सामान आता है तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं, तो इंपोर्ट के ऊपर कुछ टैरिफ लगते हैं, कुछ ना कुछ, वो कंट्री कि आप अपना सामान हमारी कंट्री में अगर आप बेचना चाहते हो तो आपको कुछ टैरिफ्स देने होंगे, कोई ड्यूटी देनी होगी, है ना, इंपोर्ट ड्यूटी। तो वो कहते थे हमारी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी, हमारे एकदम फ्री में यहाँ पर सामान आकर बिकेगा, है ना, तो उनको कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते थे, उन्होंने अपना ये वाला टैक्स हटा दिया था। अ गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगिन टू ट्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब आप ये देखिए, दूसरे देश से सामान जो आ रहा है उसमें टैक्स लग के भी नहीं आ रहा है, अब उनके यहाँ पे ज्यादा हैवी मशीनरी है, उनके यहाँ पे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, तो यानी कि उनका सामान कंपैरेटिवली सस्ता बन रहा होगा, और वो यहाँ की मार्केट में जब पहुंच रहा है तो उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा, इंपोर्ट ड्यूटी भी, तो वो सस्ता ही रहा। तो जो यहाँ का बना हुआ सामान है लोग क्यों खरीदेंगे अगर वो महंगा पड़ रहा है, तो वो वहां के लोगों का बनाया हुआ सामान और वहां का जो आ रहा है सामान वो खरीदेंगे। तो इसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, इंडिया के बिजनेसमैन थे, वो बहुत परेशान हुए, और धीरे धीरे वो इंडस्ट्रीज ट्रिपल होती गई, यानी कि वो उनकी फैक्ट्रीज बंद होती गई, वो बहुत बर्बाद होते गए जो इंडियन बिजनेसमैन थे। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. ठीक है, अब लोगों ने अपनी जमीनें भी छोड़ते चले गए थे वो लोग, क्योंकि वो इतना टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, तो भूखमरी आ गई बिल्कुल, है ना, जिसकी वजह से 1822 से लेकर 1836 तक 15 लाख इंडियन जो है वो
भूख से मर गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined the expert artisans and their businesses। देखो आर्टिसंस होते हैं जो हस्तकला करते हैं, हाथ से कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो उस उन चीजों को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया था, क्योंकि जब हाथ से सामान बनता है तो वो एक इंसान की उसमें मेहनत लग रही है, वो धीरे धीरे बहुत ही परफेक्शन के साथ उस चीज को बना रहा है, तो उसका इतना समय जा रहा है, तो वो कंपेरेटिवली उसकी कॉस्ट महंगी हो जाती है ना। तो अब वो जो इम्पोर्ट होके उनकी मशीनों से सामान बन के आ रहा है वो सस्ता है, लोग उसको खरीद रहे हैं, तो इसीलिए जो हाथ से कारीगर काम करते थे वो भी धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए, और वो भी उनको भी एक्चुअली जो है अपने कामों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके पास कुछ काम रह ही नहीं गया, उनसे कोई सामान खरीदता ही नहीं था। चलिए अगली पिक्चर देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय 1772 टू 1833। क्या हिस्ट्री है इस वक्त के पीछे, देखते हैं। राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country। तो राजा राम मोहन रॉय ने उस वक्त में ये समझा कि हमारी कंट्री में ऐसी प्रॉब्लम चल क्या रही है क्या प्रॉब्लम ऐसी। Let us not despise ourselves, our ancient culture is great। कह रहे हैं अपने आप को हमें कोसना नहीं चाहिए, जो हमारा एंशियंट कल्चर है वो बहुत अच्छा है, ग्रेट है हम लोग। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, हम बहुत सक्षम हैं, हम और ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकते हैं। We must first reform our society, superstitions have been ruining us। तो हमें सबसे पहले तो अपनी जो सोसाइटी है उसमें सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि जो सुपरस्टिशंस हैं, यानी कि जो हमारी गलत धारणाएं हैं, जो हमने सोच लिया है कि ऐसा होता है वैसा होता है ना, उससे ही हमारी सोसाइटी जो है वो खराब होती चली जा रही है। He told his wife उमा, अपनी वाइफ उमा से उन्होंने क्या कहा। Cows are of different colors, but the color of the milk is the same। देखो गाय अलग अलग कलर की होती हैं, लेकिन उनका जो दूध होता है वो सभी का जो गायों का होता है वो सेम होता है। Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same। देखो वो कह रहे हैं कि अलग अलग टीचर्स की सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग ओपिनियन है। कोई रिलीजन के टीचर कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, लेकिन एसेंस जो मेन निचोड़ है हर रिलीजन का बिल्कुल सेम है, कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे से बैर नहीं रखना चाहिए। वो जो मेन मेन बातें हैं तो वो कहना चाहते हैं कि ये सब सारे रिलीजन एक्चुअली यही बात बताते हैं, जैसे कि उन्होंने गाय का एग्जाम्पल देके हमें बताया। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। तो उन्हें हम यहाँ पर तो क्या चल रहा था, सुपरस्टिशन चल रहा था, यानी गलत धारणाएं, कुछ भी हम सोच लेते हैं, वो चीजें चल रही थी, लेकिन जिसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है ना। और लेकिन इनको राजा राम मोहन रॉय को किस चीज ने अट्रैक्ट किया, साइंस ने, मॉडर्न नॉलेज ने इनको अट्रैक्ट किया, कि आजकल किन किन चीजों पर रिसर्च हो रही है, क्या क्या साइंटिफिक उसकी बैकिंग है, इन चीजों ने इनको अट्रैक्ट किया। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उन्होंने कहा कि नॉलेज जो होती है ना वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को कुछ भी बता दिया कि जी ऐसे होता है और वैसे हो जाएगा। जैसे कि हमने पिछले कुछ फोटोज में देखा कि उनमें ये बता रहे थे कि अगर तुमने सी क्रॉस करके चले गए तो तुम्हारा रिलीजन खत्म हो गया, या फिर चाइल्ड मैरिज ही करा देनी चाहिए, है ना, ये सब चीजें। और या फिर और जो भी सारे दुख दर्द हैं वो दुनिया में औरतों की वजह से हैं, इनके पीछे क्या साइंटिफिक प्रूफ है। हम मान लेंगे अगर कोई साइंटिफिक प्रूफ है तो वो इस चीज में इनका बड़ा बड़ा इंटरेस्ट आया, और वो इन चीजों को समझते चले गए। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful, and there he told them। अब वो समुद्र को क्रॉस करके कहाँ गए, इंग्लैंड गए, जहां से एक्चुअली अंग्रेज आए थे, और उन्होंने ये देखा, देखने की कोशिश की कि ब्रिटेन के लोगों को क्या चीज ऐसी है जो उन्हें पावरफुल बना रही है, वो क्यों हम पर राज कर पा रहे हैं, ऐसी क्या पावर है उनके पास। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एस एज सब्जेक्ट। कहा ठीक है, हमने आपको एक्सेप्ट किया है रूलर्स की तरह, रूलर यानी कि राजा की तरह हमने आपको एक्सेप्ट तो कर लिया है, और आप भी हमें अपनी प्रजा की तरह एक्सेप्ट करो। बट यू मस्ट रिमेम्बर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलर, ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। लेकिन आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो एक रूलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अपने अपनी प्रजा की तरफ एक राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आप भी ये बात मत भूलो। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823। तो उन्होंने कई अखबार भी लिखने शुरू किए जिससे वो लोगों को जागरूक करते थे, लेकिन
उनकी मतलब नीयत पर बहुत ज्यादा शक था ब्रिटेन के लोगों को, तो उन्होंने 1823 में उनके अखबारों को जो है वो बंद करा दिया। चलिए अगली पिक्चर की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है किसी को दबाना, नाजायज नाहक। तो 1765 में से लेकर 1835 के बीच में कंट्री की जो हिस्ट्री थी वो ब्रीफ में क्या रही वो जानेंगे। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस इन 1818। दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3। अंडर इट an Indian could be jailed without trial in a court। अब क्या हुआ, लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने दबाते ही रहे वो हमें, और वो कंटिन्यू करते रहे जो अपना ऑपरेशन था। 1818 में उन्होंने क्या किया, एक रेगुलेशन नंबर 3 जारी किया, जो एक रूल को कहते हैं, जैसे हम कहते हैं रूल रेगुलेशन। तो एक उन्होंने रूल एक पास किया कि जिसमें इंडियंस के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उन्हें सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर इंडियंस की नियत पे किसी को शक है ना, तो शक के बिना पे ही डाल दो उसको, या आपको नहीं पसंद आ रहा है वो कुछ भी, तो आप सीधा डाल सकते हो जेल में, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, आपको अपनी बेकसूरी को साबित करने का मौका नहीं मिलेगा। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। ठीक है, इस पूरे वक्त में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इंडिया में बड़ी बड़ी सैलरी उठा रहे थे, है ना, इतनी बड़ी बड़ी सैलरी उठा रहे थे, और उनकी जो और भी उनको बेनिफिट्स थे खूब ले रहे थे वो, अपना प्राइवेट बिजनेस वो बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे थे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। 1829 में, कितनी पुरानी बात है, जब करोड़ की वैल्यू भी और कितनी ज्यादा हुआ करती थी, जब पैसे वगैरह, सोचिए सबकी मतलब वैल्यू कितनी ज्यादा थी। तो ब्रिटेन ने 1829 में एक्सपोर्ट करने शुरू, है ना, 1829 तक जो ब्रिटेन इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा था अपने गुड्स, यानी अपने सामान को जो एक्सपोर्ट कर रहा था वहां से जो यहाँ आ रहे थे, वो उनकी वैल्यू अराउंड 7 करोड़ रुपए हो चुकी थी। ठीक है, तो यानी कि उनका सामान हमारी मार्केट्स में बिक रहा था, और जो हमारा सामान बनाने वाले लोग हैं वो बिल्कुल उनका बिजनेस ठप होता जा रहा था। The British proposed on the companies loot while Indian industries begin to die। तो ब्रिटेन ब्रिटेन के लोगों ने ऐसे रूल्स बना दिए जिससे वो इंडिया को खूब लूट सकें, लेकिन इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो मरती चली गई। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India। तो गवर्नर जनरल उस टाइम पे तो चल रहे थे, उनका नाम था बेंटिक, जनरल बेंटिक। उन्होंने उन्होंने बताया द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो अपने घर में कॉटन वीवर्स के बारे में बता रहे हैं आ, कि वो कितने ज्यादा परेशान हैं, और यानी कि उनके जो कॉटन वीवर्स हैं, जो उसकी बुनाई करने वाले हैं, वो कितने ज्यादा, उनकी क्या दशा है, क्या परेशानी उन्हें हो रही है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। नंबर 6 है डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन क्या रही, सेटिस्फाई होते हो आप, संतुष्ट, डिस लगा दिया हमने उसके आगे, यानी कि असंतुष्टि। क्यों है असंतुष्टि की भावना, 1835 से लेके 1856 तक ये भावना चली, क्यों चली। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इंडिया में उस वक्त में एजुकेशन जो थी वो दो भाषाओं में मिलती थी, या तो पर्शियन में जो मुगलों की भाषा थी, या फिर संस्कृत में जो एंशियंट लैंग्वेज थी। इन 1835 इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। 1835 में एक इंग्लैंड का आदमी था जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले कहते हैं जिनको, उन्होंने एक चेंज सजेस्ट किया कि चलो ऐसा कर लिया जाए। क्या था वो चेंज, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। कह रहे हैं कि हमें इंडिया के लोगों को ना इंडियन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाना चाहिए। तो उनके जो गवर्नर थे उन्होंने भी बोला हाँ आई अग्री, सही बात कर रहे हो तुम। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them। Incidentally, it also produced new generation of intellectuals। देखो, अब इन्होंने क्या किया कि उनको इंग्लिश सिखाते हैं हम, और इनको उन्होंने जो इंग्लिश जिनको सिखाई इंडिया के लोगों को, उन्होंने अपने अंदर ऐसी छोटी छोटी जॉब्स दे दी, जैसे क्लर्क की जॉब दे दी अपने अंदर उन्होंने। तो जिससे कि एक न्यू जनरेशन बन के इंटेलेक्चुअल्स के सामने आ गई। इंटेलेक्चुअल, हालांकि वो तो उनको पिटी जॉब दे रहे थे, यानी पेटी सी जॉब, छोटी छोटी सी जॉब्स दे रहे थे, जिसके अंदर उन्हें बहुत ही कम कम सैलरी देते थे वो।
है ना। और इससे क्या हुआ, उनको फायदा भी मिलता था कि भाई लोकल्स मिल गए, इतनी सस्ती सैलरी में काम करने वाले लोग मिल गए। लेकिन इससे एक बात और अच्छी हुई, जब लोगों को इंग्लिश आई, इंग्लिश का एक्सपोजर हुआ, तो आप जब इंग्लिश की किताबें पढ़ सकते हो ना, इंग्लिश की और भी कितनी नॉलेज वर्ल्ड में अवेलेबल है वो आप पढ़ सकते हो, है ना। तो इस एक्सपोजर से एक न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स पैदा हुई, यानी कि बुद्धिजीवी लोग पैदा हुए, जो कि चीजों को जानने लगे, समझने लगे। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, लोग सोचने लगे कि हाँ हमें जरूर पढ़ाना लिखाना चाहिए अपने साथ के लोगों को। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस, जो अब उनकी जिस तरह का जीवन यापन वो कर रहे हैं, हमें उनकी कंडीशंस को बेहतर बनाना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके लिए हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपनी जो है दुर्दशा के बारे में, हमें अपने दुखों के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताना जरूर चाहिए। 1856, in by 1856 the British had conquered the whole of India। अब देखो, ये स्टेट्स हैं बाकी के, पीले वाले येलो कलर में, और जो पिंक है ये आप देख लो ब्रिटिश एरिया बन गया है। जो हमने पहली पिक्चर देखी थी वो कितनी सारी इंडियंस के अंदर थे, लेकिन इतना सारा एरिया अब किसके अंदर चला गया है, ब्रिटेन के अंदर चला गया है। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, इंडियन की जरूरतों के बारे में वो कहाँ सोचते थे, बहुत कम सोचते थे उनके बारे में। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। अब लोगों को ये रियलाइज होने लगा था कि जो हमारे राजा महाराजा हैं वो इनके हाथों में पपेट बन के रह गए हैं। पपेट का मतलब हाथों की कठपुतली बन के रह गए हैं। और हमारी जो पहले की अच्छी अच्छी ओल्ड जॉब्स थी, जैसे कि वो अपने खुद मालिक थे, वो किसानी करते थे, खेती करते थे, है ना, वो इतनी कम हो गई। वो हाथ से चीजें बनाते थे तो वो भी कम हो गई। तो जो उनका खुद के अपने काम थे उनकी सारी जॉब्स ही चली गई। एंड लैंड्स, और उनकी जमीनें भी चली गई, इन्होंने हड़प ली। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और उनका धर्म भी परिवर्तन कराते थे वो लोग, ठीक है, कन्वर्ट भी कर रहे हैं वो। यू ओनली टॉक, डू समथिंग, ड्राइव टू ड्राइव देम आउट। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि भाई सिर्फ बात क्यों करते हो, चलो उठो कुछ करो, फिर इस बारे में हमें कुछ करना चाहिए। चलिए आगे। द स्पार्क्स, 1855 टू 1857, ये बहुत क्रूशियल वक्त रहे। ये 2 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहे, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति उस तरह से हो पाई जिस तरह से ये एक्चुअली अमल में आई थी। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पेजेंट्स, है ना, इतने टैक्सेस चलते रहे जिससे कि जो हमारे किसान भाई थे वो बर्बाद होते ही चले गए। इन बंगाल द Santals who had lost their lands under new land rules became desperate। अब अब बंगाल में क्या हुआ, सांथल्स जो थी कम्युनिटी, उनके उनसे लैंड छिनते ही चले गए, है ना, उनकी जमीनें छिनती छिनती चली गई, क्योंकि इस तरह के उन्होंने रूल्स बना दिए थे ब्रिटेन के लोगों ने। तो बहुत डेस्परेट हो गए कि हमें कुछ करना है। In 1855 they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike। 1855 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको मार काट करनी शुरू कर दी, और उन्होंने एक रिबिलियन लेकर आ गए वो, और उन्होंने यूरोपियंस को बहुत मारा और उनके सपोर्टर्स को भी बहुत मारा। तो ये उन्होंने 1855 में किया। डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अपने खुद की भी आर्मी थी, है ना, अपने खुद की आर्मी में भी डिसकंटेंट आ रहा था, असहमति, असंतुष्टि, सभी कुछ आ रहा था उनकी खुद की आर्मी में भी, क्योंकि उसमें भी इंडियन सोल्जर्स भर्ती थे। द वाइट soldier gets huge pay, mansions to live in, servants। तो जो अब उसमें व्हाइट सोल्जर्स भी थे, उसमें इंडियन सोल्जर्स भी थे। जो व्हाइट सोल्जर्स थे, जो ब्रिटिश के सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उनके लिए लोग क्या करते थे, उनको बहुत अच्छी सैलरी देते थे, उन्हें बड़े बड़े महल जैसे घरों में रखते थे, और उन्हें नौकर चाकर देते थे उनकी सेवा करने के लिए। while we get a पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, और इनको क्या मिलता था, बहुत स्लो प्रमोशन, है ना, कई कई साल तक एक ही पोस्ट पे है, या फिर बहुत कम इन्हें अलाउंस मिलता था, अपनी सैलरी बहुत कम मिलती थी। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, और ये हमसे ये भी कहते हैं कि आप सी को क्रॉस करके चले जाओ, समुद्र को क्रॉस करके चले जाओ, भाई ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। हमने बात की थी ना पहले की, अगर आपने समुद्र पार कर लिया तो आप धर्म से बेदखल हो जाओगे, है ना। तो कह रहे हैं हमें ये भी काम हमसे करवाते हैं ये। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाले कौन आ गए यहाँ पे, जो हमारे इतने पुराने सभ्यता संस्कृति के रूल बने हुए हैं उनको मिटाने है, कौन आ गए। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना ही होगा। ये इन लोगों ने सोचना शुरू किया। thousands of other boys revolted, they were stripped of their uniforms। ठीक है, अब
और बहुत सारे सिपाहियों ने जो है वो ना जाहिर किया कि हम नाखुश हैं, लड़ाई की, तो उनको उनसे उनकी वर्दी छीन ली गई, उनको निकाल दिया गया। Sepoy Mangal Pandey attacked the adjutant of the regiment and was executed. ठीक है। तो एक एक पोस्ट के आदमी को, बहुत अच्छी पोस्ट के आदमी को, एडजुटेंट को, जो मंगल पांडे थे, उन्होंने उन पर जो अटैक कर दिया, तो मंगल पांडे को इसीलिए फांसी की सजा सुनाई गई, है ना। और इनको बहुत ह्यूमिलेट किया जाता था सभी को, क्या नाम है, सिपाहियों को, और उन्हें इवन उनको जेल में भी डाल दिया जाता था अगर वो विद्रोह करते थे, अपने हकों की मांग करते थे। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. सिर्फ कुछ ही ऐसे थे इंग्लैंड के लोग, इंग्लिशमैन, जो समझते थे इंडिया के कस्टम्स को, जो समझते थे इंडिया के लोगों को, है ना। और इंडिया के लोगों का दिमाग किस तरह काम कर रहा है वो कुछ ही लोग समझते थे, इंग्लिशमैन। Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the crease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? ठीक है। तो अब वो ब्राह्मण लोगों को क्या बता रहे हैं कुछ लोग, कि तुम्हें पता भी है, जो तुम जो जो ग्रीस लगा हुआ है ना बुलेट पे, और बुलेट्स पे भी, और साथ में जैसे बम छोड़ते हैं ना ऐसे मुंह से फेंक कर, मुंह से खींच कर, तो उनमें क्या लगी होती है, चर्बी लगी हुई है, किसकी, काउस की और पिग्स की। ठीक है। तो उनकी चर्बी तुम मुंह में लेते हो, वो खींचते हो, तो इससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होता है। वॉट द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, कह रहे हैं क्या, व्हाइट मैन ने हमें भी डिसीव कर दिया, हमें भी धोखा दे दिया। तो एक इंसान यहाँ टोपी लगाए खड़ा है, जिससे दिखाने की कोशिश की गई है कि ये मुस्लिम है ना। और यहाँ ब्राह्मण्स की बात हो रही है, तो बिल्कुल यहाँ हिंदू धर्म के लोगों की बात हो रही है। तो कह रहे हैं व्हाइट मैन ने हम दोनों को धोखा दिया है, क्योंकि काऊ जो है वो सेक्रेड है, एनिमल है ना, जिसकी पूजा की जाती है हिंदू धर्म में। और जो पिग है वो हराम है मुस्लिम धर्म में। तो दोनों को ही बराबर तरीके से जो है धोखा दिया इंग्लिशमैन ने। इस चीज से वो दोनों बड़े हैरान हुए, दोनों ही धर्म के लोग। सोन Soon, chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. तो किसी लोगों को यहाँ से वहां से वहां भेजा गया कि आपके एम्प्रर को आपके सर्विसेज की जरूरत है। एम्प्रर मतलब जो उस जगह के लोकल राजा हैं, उनको आपकी सर्विस की जरूरत है। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तो राजा क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, मेरी जो प्रजा के लोग हैं, मेरे गांव के सारे लोग बिल्कुल रेडी रहेंगे मदद करने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। ठीक है। तो लोटस के जो फूल हैं, जो कमल के फूल हैं, वो पूरी जगह में सर्कुलेट किए गए, सारे सोल्जर्स को दिए गए। दैट टू द फॉरेनर, कि हम फॉरेनर्स को मार गिराएंगे। द masses gave all help and shelter to the patriots patriots होते हैं जो देश प्रेमी लोग होते हैं, है ना। तो देश प्रेमियों को लोगों ने खुल के सर्विस दी, उन्हें अपने साथ रखा, और बहुत एनकरेज किया कि हाँ आप लड़ाई लड़िए। अब रिवोल्ट की बात हो रही है 1857 की, एक्चुअली क्रांति, हमने देखा इतनी सारी चीजें हो चुकी थी जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हो रही थी। तो एक्चुअली 1857 की क्रांति में क्या हुआ, देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक इन मेरठ। मेरठ में क्या हुई, एक बहुत खतरनाक लड़ाई हुई 1857 में, बहुत वायलेंस हुई जिसके अंदर द सिपाही मार्च टू दिल्ली, वहां से सिपाही मार्च करते करते दिल्ली आ गए। लॉन्ग लिवर एम्परर बहादुर शाह। अब दिल्ली में उस वक्त मुगल जो शासक हैं बहादुर शाह जफर, उनका राज था। तो वो आकर यहाँ बोलने लगे कि लॉन्ग लिव, बहुत जीते रहे, लंबी उम्र हो हमारे जो हैं एम्परर की, हमारे राजा की, बहादुर शाह की, ऐसा कहने लगे। द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, जो रेबिलियन हुआ, जो लड़ाई हुई, और फैलती चली गई। मेनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। कितने सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिनकी जमीनें थी, ब्रिटेन के लोगों की वजह से उनकी जमीनें चली गई थी, तो वो बहुत ही खार खाए बैठे थे, वो बहुत ही गुस्से में बैठे थे। द व्हाइट मैंस रूल मस्ट एंड, जो इस इन व्हाइट लोगों का रूल है वो एंड हो जाना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, सब ये कह रहे थे हाँ हम भी मदद करेंगे, हम भी मदद करेंगे, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी तरह से ब्रिटेन के लोगों की नीतियों ने परेशान किया हुआ था। नंबर 9, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, है ना, आजादी की पहली लड़ाई जिसे कहा जाता है।
Many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away my kingdom. ठीक है, अब बेगम हजरत महल क्या थी? वो थी रानी थी कहाँ की? लखनऊ की, और उनका भी साम्राज्य जो था वो उन्होंने ले लिया था ब्रिटेन वालों ने। तो इसीलिए वो भी बहुत ही गुस्सा थी, वो कहती थी मैं भी मदद करूंगी। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, जैसे पॉपुलर लीडर्स थे कुछ कुछ, जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला थे जो फैजाबाद से थे, उन्होंने कहा राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड। उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों खड़े हो जाओ, अपने लिए खड़े हो, क्योंकि अंग्रेज हमारी हमारी सल्तनत को, हमारे मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। They joined the upsurge against the foreigners. The people rose everywhere in Bareilly, Kanpur, Allahabad. बरेली, कानपुर, इलाहाबाद सब लोगों ने साथ में मिलकर ये जो है इस क्रांति में शामिल हो गए और साथ में मिलकर लड़ाई लड़ने लगे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से क्या कहा? We should have पेशवा नाना साहेब as a leader in this war of independence. तो उन्होंने कहा, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से ऐसा कहा कि जो पेशवा नाना साहब हैं हमें उन्हें इस लड़ाई का लीडर बना देना चाहिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। तो वो ये उस वक्त में ये उनका ख्याल था कि ये हमारी जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, हमारी आजादी की लड़ाई है। The patriot pounced upon the British and fought pitched battles all over North India. पूरे नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में क्या हुई? बहुत खतरनाक लड़ाइयां हुई ब्रिटेन के लोगों के खिलाफ। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार received a bullet in his wrist. अब 80 साल के जो कुंवर सिंह थे वो भी लड़ाई करने के लिए गए हुए थे, ये सोचिए 80 साल के हैं वो, और उनके हाथ में एक बुलेट लग गई थी, एक गोली आ लगी थी ब्रिटेन के लोगों की। मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, तो उन्होंने कहा माँ गंगा ये मेरा आखिरी समर्पण है आपको। तो गंगा नदी में देखिए वो फोटो में एक एक नाव के ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी ही तलवार से अपने हाथ को काटकर गंगा नदी में समर्पित कर दिया था और कहा कि माँ गंगा ये मेरा आखिरी समर्पण है आपको। और 80 साल के होते हुए भी उन्होंने ये जाबाजी अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए दिखाई। तो आर फ्रीडम मूवमेंट जो कि एस डी सामंत ने लिखी है, वहां से ये हमें एक्सर्प्ट लिए गए हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंडिया के ये 100 साल के क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, क्या क्या इसमें ऐसे इवेंट्स थे जिनकी वजह से ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, जिसमें इंडियंस जो थे पहली बार कलेक्टिवली खड़े हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, ये लड़ी गई थी, उसके बारे में हमें बताया गया है। तो so dear students, I hope you understood it really well. I will see you very soon in the next session with a new chapter. तब तक आप हमें कमेंट्स में भी बताइए नेक्स्ट ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आप समझना चाहते हैं या आपको उसे समझने में डिफिकल्टी आ रही है, तो हम उसे कवर करने की डेफिनेटली बहुत जल्द कोशिश करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से ग्रामर टॉपिक्स है जो आप समझना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके बताए हुए टॉपिक्स को हम हमेशा अपने वीडियोस के जरिए आपके सामने लेकर आते हैं, जिससे कि आपकी लर्निंग की जर्नी और भी स्मूथ और इंटरेस्टिंग हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी लर्निंग वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट्स के जरिए हमें बताते रहिए इसी तरह से कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली बार क्या पढ़ना चाहेंगे। So dear students, that's it from my side for today. I'll see you very soon in the next class. Till then, please take care and keep learning.